ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम मंथन में प्रस्तुत है आपदा प्रबंधन को लेकर G20 की बैठक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में भू मौसम संबंधी जोखिम प्रबंधन और साइबर DRR प्रभाग के प्रमुख डॉक्टर सूर्य प्रकाश और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। G20 के तहत डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की इन दिनों तीसरी और अंतिम बैठक चेन्नई में चल रही है और हम सभी जानते हैं कि आपदा प्रबंधन और पर्यावरण में आए बदलावों को लेकर इस बैठक में विस्तार से विचार विमर्श और चर्चा हो रही है, जिसमें कि आपदा से जुड़े समाधान तलाशने को लेकर विस्तार से बात हो रही है। इसी हवाले से आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं आपदा प्रबंधन पर। हमारे साथ जुड़े हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान से डॉक्टर सूर्य प्रकाश। डॉक्टर सूर्य प्रकाश, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार। तो डॉक्टर सूर्य प्रकाश, जैसा कि G20 की इस डिजास्टर रिस्क रिडक्शन बैठक में हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे ग्लोबल चैलेंजेस पर बात हो रही है, ऐसी वैश्विक चुनौतियां जो पूरी दुनिया के सामने हैं आपदा से जुड़ी हुई और पर्यावरण से जुड़ी हुई, जिसके समाधान पर बात हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि वो कौन सी अहम चुनौतियां आपदा को लेकर आज पूरी दुनिया के सामने हैं, जिन पर इस तरह की चर्चा का होना आवश्यक है। इस बात पर अगर हम चर्चा करें तो हमें रिसेंट टाइम में जो हमारा कोविड-19 हुआ था, आपको पता है ग्लोबल पेंडेमिक के तौर पर आया था और ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की जरूरत इसमें जरूर महसूस हुई कि जब तक कि हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग नहीं करते हैं और आपस में इस पर चर्चा नहीं करते हैं, जो ग्लोबल स्तर की आपदाएं हैं उनको हम डील नहीं कर पाएंगे। उनके चैलेंजेस बहुत बड़े होते हैं। इसी तरह से जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित आपदाएं आती हैं, जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आजकल आपने देखा वो हमारे भारतवर्ष में भी बाढ़ है, भूस्खलन है और ऐसे चक्रवात आ रहे हैं। अभी बिपरजॉय साइक्लोन आया था 15 जून 2023 में गुजरात में, बाढ़ हिमाचल में आई, भूस्खलन उत्तराखंड में काफी हो रहे हैं अभी। तो ये सब इस सब का सिम्टम्स हैं कि हमारे जलवायु परिवर्तन, विकास और जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं इनकी वजह से काफी सारी उत्पन्न होती हैं, जिनको हमें मिलजुल कर ही डील करना है। इसमें बहुत सी आपदाएं ऐसी हैं जो क्रॉस बॉर्डर होती हैं, जिसमें कई बार जो स्रोत होता है वो दूसरे देश में है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे पारिचू लेक एक हिमाचल जो तिब्बत के रीजन से बस्ट हुई, उसका पानी हिमाचल में सतलुज नदी में आया। तिब्बत जो है चाइना के पार्ट में है अभी, तो वहां से लेक का बस्ट होना और उसका पानी हमारे सतलुज नदी में आना, सारा क्षेत्र जो क्षतिग्रस्त होता है वो हमारे भारतवर्ष में हुआ। तो इस तरह से ये जब तक हम अंतर्देशीय समझौते नहीं करते हैं या इस पे चर्चा नहीं करते हैं तो इस तरह की आपदाओं को हम नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। तो ये सबको कम करने के लिए, इनके प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और चर्चाओं की बहुत जरूरत है। और जिस तरह से कुछ रिकमेंडेशंस हैं डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मीटिंग की, कि एक बहुत बड़ा जो इसमें सवाल आता है वो आता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि हम ऐसा आधारभूत ढांचा तैयार करें जो आपदा की दृष्टि से अनुकूल हो, यानी जिससे बड़ी आपदाओं को रोका जा सके। ऐसा विश्व स्तर पर हर जगह आधारभूत ढांचा तैयार हो। और इस बैठक में भी इस बात पर बल दिया जा रहा है कि विश्व स्तर पर इस आधारभूत ढांचे को तैयार करने की आवश्यकता है। तो किस तरह से हर देश इस मामले में एक अपनी पहल कर सकता है कि वो आपदा के अनुकूल आधारभूत ढांचा तैयार करके आपदा के खतरे को कम कर सके? देखिए, आपदा रोधी संरचनाओं का निर्माण ये काफी पहले चर्चा में आया था और इसके आधार पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उन्होंने एक कोएलिशन बनाया जिसका नाम दिया गया कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जिसमें हम ये ऐसे कोड्स और स्टैंडर्ड्स, डिजाइन्स और प्लान्स की बात करते हैं, जिनमें ऐसी संरचनाएं या आधारभूत व्यवस्थाएं की जाती हैं कि कोई भी आपदा अगर आए तो उससे कम नुकसान हो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं देना चाहूंगा, बिपरजॉय के समय में गुजरात सरकार ने जो तैयारी करी और उसमें जो आपदा रोधी जो इनिशिएटिव्स लिए, उसकी वजह से कोई जनहानि नहीं हुई। जीरो कैजुअलिटी मिशन जो भारत सरकार ने दिया था वो अचीव हो पाया। इसके अलावा जितनी भी संरचनाएं थी उनको पहले से कैसे आपदा से बचाया जा सके, ऐसे भी प्रयास किए गए। इसके अलावा अब आगे के लिए भविष्य में ये चर्चा हो रही है कि जो भी हम नया निर्माण कार्य करें
वो इस तरह से होना चाहिए कि आपदा जो हम रोक नहीं पाते, जो प्राकृतिक हो सकती है, तो उस समय में हमारे जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी हमारी स्ट्रक्चर्स या इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उनको मिनिमम डैमेज हो। इसमें कुछ तो नए डिजाइन आ रहे हैं, कुछ हमारे ट्रेडिशनल डिजाइन भी हैं, जो हमारे वहाँ जो लोग रहते हैं समुदाय जन, तो उनको वहाँ का बहुत अनुभव रहता है और वो अपने हिसाब से कुछ ऐसे डिजाइन तैयार करते हैं जो आपदा रोधी रहते हैं। तो एक तो इंडिजिनस लोकल नॉलेज, लोगों की जो है ट्रेडिशनल विजडम और इनोवेशन, इन सब का इस्तेमाल किया जा सकता है और नई टेक्नोलॉजीज का। तो हम ये कहते हैं कि जहाँ कंस्ट्रक्शन इम्पोर्टेंट है, वहीं पे मेंटेनेंस भी उतना ही इम्पोर्टेंट। अगर उनका सही से रखरखाव नहीं किया गया तो कमजोर पड़ जाते हैं, तो एक उम्र के बाद उनमें सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है, तो संवेदनशीलता होने की वजह से उनमें नुकसान होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो ऐसे इस कार्यक्रम के दौरान बहुत सारी बातें उठी हैं कि इंटरनेशनल स्तर पर हर राष्ट्र में अपने अपने कोड, स्टैंडर्ड, डिजाइन और प्रोसीजर्स होते हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। तो हमारे देश में भी है, हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स उनको पब्लिश करता है और ऐसी टेक्नोलॉजीज भी हैं जिनको हमारे यहाँ पेटेंट किया जाता है, जो आपदा रोधी निर्माण कार्य में सहायक हो। बिल्कुल। और ये कहा जाता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो विकास का एक बहुत बड़ा आधार होता है, लेकिन इसमें अब बात सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की हो रही है, यानी ऐसा आधारभूत ढांचा जो सतत हो और विकास के साथ साथ वो पर्यावरण और आपदा के अनुकूल भी हो, जिसकी आपने अभी विस्तार से चर्चा की है। इस मामले में हम अगर पर्यटन को देखें तो जब किसी भी देश में पर्यटन का विकास होता है, पर्यटन क्षेत्रों का विकास किया जाता है, तो उसमें कई बार पर्यावरण या आपदा की अनदेखी करते हुए हम अंधाधुंध विकास करते हैं। तो ये कितना आवश्यक है सभी देशों के नजरिए से हम इसमें देखें कि अगर हम किसी क्षेत्र का विकास कर रहे हैं तो उसमें हम उन चीजों को भी ध्यान में रखें जो हमारे वातावरण पर्यावरण के अनुकूल हों। इसमें अगर भारत का उदाहरण लें तो भारत ने अपनी जो टूरिज्म पॉलिसी है, जो टूरिज्म का पूरा आगे मसौदा तैयार किया है और वो सामने आने वाला है जल्द, उसमें इको टूरिज्म और सस्टेनेबल टूरिज्म को शामिल किया है। यानी आने वाले समय में जो भी पर्यटन से जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर देश में तैयार होगा वो पर्यावरण के अनुकूल होगा, जिससे कि आपदाओं के खतरे को कम किया जा सके। तो इस कदम को आप कैसे देखते हैं और विश्व स्तर पर यदि हम अगर विकास को ले रहे हैं तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेने से किस तरह से आपदाओं को बड़े स्तर पर कम कर सकते हैं? आपने जो कहा, टूरिज्म और संतुलित विकास दोनों में गहरा संबंध है और इसमें आपदा रोधी निर्माण और जो नीतियां हैं इनका एक बड़ा स्तंभ है। तो अक्सर आपने देखा होगा पहाड़ी स्थलों में जब लोग जाते हैं तो रिवर व्यू रेस्टोरेंट्स को प्रेफर करते हैं, परंतु उसमें एक बड़ा रिस्क होता है कि अगर आप नदी के पास में बड़े होटल बना देते हैं तो उनकी जो तलहटी है उसको इरोड होने की वजह से, नदी की वजह से नुकसान हो सकता है, नींव जा सकती है, इवन वो भवन भी गिर सकते हैं जो नदी किनारे बनाए जाते हैं। ज्यादा नदी के पास आ जाने से उनमें नुकसान होने की और ज्यादा संभावनाएं हो जाती। तो ऐसे में हमारे यहाँ कुछ नियम हैं जो हम रेगुलेशंस कहते हैं फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जोखिम न्यूनीकरण के लिए, जिसमें हम कहते हैं कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो तीव्र आपदा ग्रसित हो सकते हैं, उनमें निर्माण कार्य कम से कम होना चाहिए। एक है मध्यम और एक है न्यून आपदा ग्रसित। तो न्यून आपदा ग्रसित में आप कुछ कार्य ज्यादा कर सकते हैं, मध्यम में आपको प्रिकॉशंस की लेके जरूरत करनी है कि ताकि पूरी नियमावली का आप फॉलो अप करके अगर सही निर्माण कार्य करेंगे तो नुकसान कम से कम होगा। और जो उच्च आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं उनमें हमारा जोखिम बढ़ जाता है, तो उनमें हमारी पहली कोशिश होती है कि निर्माण कार्य या विकास कार्य ज्यादा हमें ना करना पड़े और उन स्थलों को इस तरह का उपयोग किया जाना चाहिए जिसमें कम से कम जोखिम हो। तो इस तरह के निर्धारण और नक्शे हमारे यहाँ बनाए जाते हैं विभिन्न क्षेत्रों के, ताकि उस तरह का ही हम उनका उपयोग कर पाए भूमि का। अब जब आती है टूरिज्म की बात, तो टूरिज्म में एडवेंचर भी आता है, ट्रैकिंग भी आता है, पिलग्रिमेज भी आता है और नेचुरल टूरिस्ट प्लेस भी आते हैं, हेरिटेज भी आता है। तो इन सब के लिए स्पेशल प्लान्स और पॉलिसीज बनाई जाती हैं। इसका उदाहरण मैं एक बार उत्तराखंड से देना चाहूंगा कि उत्तराखंड में पहले क्या होता था कि बहुत सारा टूरिस्ट आता था जो अनगिनत संख्या में जाते थे और उसमें कोई नियंत्रण नहीं था। परंतु समय के बदलाव के साथ केदारनाथ ट्रेजेडी जो जून 2013 में हुई, 16 जून 2013 की ये बात है, उसने हमें एक सबक सिखाया कि इस तरह का जो है कार्यक्रम हम
नियंत्रित नहीं कर सकते। इसमें एक प्रयास की जरूरत है कि हम जितने भी लोग जाते हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए और जितना वहाँ पर एडजस्ट किए जा सकते हैं, जिनके जाने की व्यवस्थाएं सही तरीके से की जा सकती, कम से कम जोखिम के साथ, तभी होना चाहिए। तो आपदाग्रस्त क्षेत्रों के बारे में जिनका हम पूर्व अनुमान लगा सकते हैं, तो भविष्य के लिए चेतावनी दे दी जाती है और उसके अनुसार उन क्षेत्रों से लोगों को इवैक्यूएट भी किया जाता है और लोगों को टूरिज्म के लिए रोका भी जाता है। परंतु जो ऐसे भी आपदाएं हैं, जैसे मैंने भूकंप की बात की, जिसकी भविष्यवाणी आज की डेट में बहुत पूर्व समय के लिए उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में लोगों को बताना ये बहुत जरूरी है कि ऐसी आपदाओं में आप क्या करें, क्या ना करें। और ये जानकारी होना सभी लोगों के पास, हमारे समुदाय के सदस्यों के पास, ये बहुत जरूरी है कि आप किसी भी क्षेत्र में जानते हैं वहाँ पे किस तरह की आपदाएं हो सकती हैं और उन आपदाओं में हमें कैसे बचना है, इसकी जानकारी हासिल करके रखें। डॉक्टर सूर्य प्रकाश, आखिर में क्योंकि इस बैठक में जो दो महत्वपूर्ण बातें जिन पर चर्चा हो रही है, एक तो ये कि जो विश्व स्तर पर एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की कवरेज को बढ़ाया जाए, जिससे कि आपदाओं का डिटेक्शन हो सके, आपदाओं के बारे में पता लगाया जा सके, जैसे आपने भूकंप की बात की। दूसरा कि जो आपदाओं को लेकर रिस्पांस सिस्टम है वो बेहतर हो, आपदा आने के बाद जो नुकसान की भरपाई है उसको लेकर हम अपना एक रिस्पांस सिस्टम मजबूत कर सकें। ये दोनों कितने अहम हैं? बिल्कुल, पूर्व चेतावनी या भविष्यवाणी आपदाओं की ये हमारे लिए बहुत ही मददगार सिद्ध होती है। और इसमें जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात आती है, जो अंतर्देशीय आपदाएं होती हैं, तो उनकी ग्लोबल मॉनिटरिंग की जरूरत होती है और कुछ स्थानीय आपदाएं होती है जिसकी लोकल लेवल पर मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। और इस तरह का मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम ये एस्टेब्लिश करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाएं हो रही कि हम कैसे बनाएं ताकि हर कोई आपदा जो उस भौगोलिक क्षेत्र में आने की संभावना है उसकी हम भविष्यवाणी कर पाएं या चेतावनी दे पाएं ताकि वहां रहने वाले लोगों को बचाया जा सके। दूसरा, आपने जो रेस्पॉन्स के लिए कहा, ये जो मैंने चेतावनी वाला कहा, ये हमारे संडई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो 14 से 18 में हमारी थर्ड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो 2015 से 30 में हम संडई डिक्लेरेशन को फॉलो कर रहे हैं, उसका भी एक पार्ट है। उसमें भी एक टारगेट है कि हमें स्ट्रेंथन करना है और कोलैबोरेट करना है फॉर अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो ये G20 में भी डिस्कस हो रहा है। और दूसरा है कि रेस्पॉन्स के लिए भी आपको पता होगा 6 फरवरी 2023 में एक बड़ा भूकंप आया था तुर्की में। तुर्की में काफी सक्षमता है और उनकी जो आपदा प्रबंधन एजेंसी है वो भी काफी प्रयत्नशील रही है, परंतु उसके बावजूद भी उनको अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत पड़ी और बहुत सारी एजेंसियां दूसरे देशों से वहां गईं और उनकी मदद करी। हमारे भारतवर्ष से भी हमारी NDRF और आर्मी के लोग गए थे और उन्होंने उनकी मदद की थी। ऐसे नेपाल में 2015 में 25 अप्रैल को जब भूकंप आया था, तब भी हमारी भारत सरकार से NDRF को भेजा गया और लोगों को भेजा गया नेपाल के लोगों की मदद करने के लिए। तो इस तरह की मदद हमेशा जरूरत रहती है। हमारी जो जितनी भी क्षमताएं हैं वो कम हो जाती हैं आपदाओं के सबरूप के सामने। आपदा तभी वो बनती है जब हमारे जो समुदाय प्रभावित होता है उसकी क्षमताओं के बाहर उसका प्रभाव हो जाता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सभी में ये होता है। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आपदा मोचन के लिए या प्रत्युत्तर के लिए भी बहुत जरूरी है और भविष्यवाणी और चेतावनी के लिए भी जरूरी है। डॉक्टर सूर्य प्रकाश, बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम में जुड़े और बड़े अहम विचार हमारे श्रोताओं के सामने आपने इस चर्चा के माध्यम से रखे। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे आपदा प्रबंधन को लेकर G20 की बैठक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में भू मौसम संबंधी जोखिम प्रबंधन और साइबर DRR प्रभाग के प्रमुख डॉक्टर सूर्य प्रकाश और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।